हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि आज से पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आपके समीप रखने का कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी यदि कोई परेशानी आपको हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, प्लीज आप हमारे टेलीग्राम पे आकर टेलीग्राम से जुड़कर उसमें कमेंट करें और वन बाय वन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे को एक्सप्लेनेशन के साथ हम हल करेंगे और वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन इस बार आने की संभावना ज्यादा है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2017 का क्वेश्चन। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। किस नियम के अनुसार, तो हम लोग केमिस्ट्री में 4, 5, 6 रूल पढ़े थे जिसके तहत कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्जन होता है। उसमें से पहला देखिए क्या है, किस नियम के अनुसार, मीन्स कौन सा नियम है। द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, द्रव्य को ना बनाया जा सकता है, ना ही द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। तो हम लोग बच्चे से पढ़े थे कि इस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, क्योंकि द्रव्यमानांक संरक्षण का नियम यह कहता है किसी भी प्रकार के द्रव्य को, द्रव्य का मतलब होता है मैटर को आप नहीं बना सकते हैं, ना ही उसे आप नष्ट कर सकते हैं। ये कौन बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। अब ये भी पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप अच्छे से जानते हैं इस नियम का प्रतिपादन क्या था, लेवोजियर्स। कौन क्या था, लेवोजियर्स। और आप ये भी जानते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं, लेवोजियर्स को कहते हैं, जिसे हिंदी में लिखते हैं लेवाइसिए कहते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या, फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री इसे बोलेंगे लेवाइसिए। और इन्होंने ही सबसे पहले ये बतलाने का कोशिश किया था द्रव्य को ना आप बना सकते हैं और ना ही द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। तो यह इसी बातों को क्या बोला गया, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहा गया। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है।
देखिए आंसर वही दिया हुआ, क्या दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप समझ गए होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं द्रव को ना ही आप बना सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों का प्रयोग किया। क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट किसको बोलते हैं सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए कॉपर पर चार्ज होता है +2 और कॉपर पे चार्ज होता है +1। कहने का साफ मीनिंग है यदि कॉपर पे +2 चार्ज होगा तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक कहते हैं। यदि कॉपर पे +1 चार्ज होगा इसको बोलते हैं क्यूपरस, क्यूपरस कहते हैं। आप बच्चे में पढ़े होंगे जब किसी धातु के ऊपर या किसी अधातु के ऊपर हाईएस्ट चार्ज हो, क्या हो, हाईएस्ट चार्ज हो, उसको बोलते हैं क्यूप्रिक कहते हैं। यदि लोवेस्ट चार्ज हो उसमें रस लगाते हैं, मीन्स कॉपर है क्यूपरस, कॉपर है क्यूप्रिक। ये हम समझ गए क्यूप्रिक किसको बोलेंगे, क्यूपरस किसको बोलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ क्या, क्यूप्रिक, इसका मतलब है कॉपर पे चार्ज जो लिया गया है +2 चार्ज लिया गया है। और कार्बोनेट आप जानते भी हैं कार्बोनेट पे चार्ज होता है CO3-2। जब क्रिस क्रॉस मेथड से आप बनाते हैं CuCO3 बनता है, क्योंकि 2 और 2 कॉमन है वो क्या है, हट जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, 2 नमूनों का प्रयोग किया गया। इनमें से एक की उत्पत्ति प्राकृतिक है, मतलब एक क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है प्राकृतिक रूप से है, दूसरा जो है संश्लेषित रूप, संश्लेषित मीन्स क्या, जिसे हम मानव बनाते हैं। उन्होंने पाया कि इनमें उपस्थित तत्वों का संगठन, नीचे दिया हुआ संगठन, नीचे दिया हुआ संघटक, नीचे दिया हुआ संघटक। कॉपर का देखिए परसेंट ये है, ये भी परसेंट है, ये भी है और ये भी है और ये। तो देखिए क्या है, दोनों में ये जो प्राकृतिक आप देख रहे हैं, ये जो आप प्राकृतिक देख रहे हैं, दूसरा एक संश्लेषित देख रहे हैं। जितना परसेंट कॉपर का इसमें है उतना ही परसेंट कॉपर का इसमें है। प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट में जितना ऑक्सीजन परसेंट है उतना ही इसमें भी है, जितना देखिए इसमें परसेंट है उतना देखिए इसमें परसेंट है। तो याद कीजिए मैंने बताया था क्या, आप किसी भी सोर्स से, आप किसी भी सोर्स से कोई यौगिक को बनाइए। जैसे मान लेते हैं वाटर बनाते हैं, वाटर लेते हैं, तो वाटर का कितना सोर्स था, रेन एक सोर्स है, सी एक वाटर का सोर्स है, रिवर वाटर का एक सोर्स है, चापाकल वाटर का एक सोर्स है, पौंड वाटर का एक सोर्स है। किसी भी सोर्स से आप वाटर को बनाइए, वाटर में जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, हमेशा उसका परसेंटेज जो होती है फिक्स होती है। और यह बोलता कौन है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है। तो स्थिर अनुपात का नियम कहते किसको है, तो जस्ट अभी बताया आपको। अब मान लीजिए क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए, क्या लिए है, क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए। क्यूप्रिक कार्बोनेट को आप किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए, चाहे उसे आपने लैब में बनाइए, चाहे आप प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त कीजिए, हमेशा कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का जो परसेंटेज होगा हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा।
किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, यही बोलता है कौन है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम होगा। देखिए क्या दिया आंसर में, देखिए आंसर वही दिया हुआ है, क्या, स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए 2000 में एक क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है। अब सवाल ये है कि इस बार इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। तो आप आसानी से कह सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम फ्रेंच साइंटिस्ट, मीन्स क्या, फ्रांस का रहने वाला कोई साइंटिस्ट जिसका नाम था प्राउस्ट। क्या नाम था, प्राउस्ट। फ्रेंच का एक फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, प्राउस्ट। प्राउस्ट ने ही सबसे पहले स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादन करने का प्रयास किया। इसलिए हम बोलेंगे स्थिर अनुपात का नियम जो है सबसे पहले किसने दिया, फ्रांस साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए निम्न में से, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस नियम के अनुसार, निम्न में से किस नियम के अनुसार यदि दो यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाती है, ये बोल रहा है दो यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाती है, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है। तो इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया था। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम तो होगा नहीं, जस्ट बताए थे आपको, अवागाड्रो नियम होगा नहीं, जस्ट आपको बताए थे। ये आपको हम अपने क्लास में पढ़ाए भी थे बहुत विस्तार से। और गे-लुसेक का गैसीय आयतन नियम, ये तो होगा नहीं, क्योंकि गे-लुसेक का गैसीय आयतन नियम जो है ये एप्लीकेबल होता है गैसियस पदार्थ, इसलिए ये नियम होगा नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, गुणित अनुपात का नियम बोलता है। क्या बचता है, गुणित अनुपात का नियम बचता है। अब सवाल ये है गुणित अनुपात का नियम कहते किसको है। सवाल तो ये है ना कि गुणित अनुपात का नियम कहते किसको हम लोग। तो देखिए गुणित अनुपात का नियम कहते हैं यदि दो तत्व परस्पर संयोग करके, दो तत्व मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए कार्बन लीजिए और एक कार्बन लीजिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए। देखिए दो तत्व मिल रहा है ना, आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाती है। जब C+O2 देंगे CO बनता है, C+O2 क्या, CO2 बनता है। देखिए कहता क्या है वो समझिए आप, क्या बोलता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाती है तो उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान, देखिए क्या है, कार्बन, कार्बन क्या तत्व है जिसका द्रव्यमान क्या है, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होती है। यही तो बोलता है गुणित अनुपात का नियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। देखिए यदि मेरा आप पीछे का लेक्चर आप पढ़े होंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जाइए जहां पे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, चैप्टर क्या पढ़ाए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वहां जाके देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर हमने बताया। आप जाइए पीछे और देखिए इसको। देखिए निम्न में कौन सा कथन गुणित अनुपात की व्याख्या करता है।
देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। देखिए व्याख्या कौन करता है हम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इतना ग्राम BaCl2 है, इतना ग्राम देखिए क्या है Na2SO4 के साथ अभिक्रिया करके इतना ग्राम, देखिए क्या है इसमें सब का देखिए द्रव्यमान देखिए क्या है अलग अलग दिया हुआ है। जब गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है, जस्ट अभी बताए थे आपको, गुणित अनुपात का नियम बोलता है जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के द्रव्यमान से संयोग करता है पूर्ण छोटी संख्या के अनुपात में होता है। तो ये तो होगा नहीं, देखिए सब द्रव्यमान क्या अलग अलग दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या होगा, क्या ये भी देखिए द्रव्यमान क्या अलग अलग दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि देखिए XO और XO2, देखिए X एक कांस्टेंट है, देख लीजिए कांस्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा देखिए अलग अलग है, उसमें से 50% एक है और 60% ऑक्सीजन है। और 1 ग्राम तत्व के साथ संयोग करने वाले ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 2.3, एक सरल अनुपात में। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाए। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर सी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए आपको दिया गैस का सूत्र दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, गैस का सूत्र दिया हुआ है। गैस का सूत्र है COX है। इसका देखिए वाष्प दाब दे दिया है, वाष्प दाब दिया है 70। तो X का मान निकाले बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि मोलर आणविक द्रव्यमान बराबर देखिए क्या होता है, आणविक द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है, आणविक द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू वाष्प दाब होता है। क्या होता है, 2 इंटू वाष्प दाब। तो आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाष्प दाब 70, तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो दिक्कत क्या, 2 इंटू 70 140 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, COX दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं CXOX बोल सकते हैं। इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिए इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान कार्बन देखिए कितना है 12x, चूंकि कार्बन का मास क्या होता है 12 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 12x। ऑक्सीजन का देखिए मास कितना होता है 16x। ये आणविक द्रव्यमान है और ये भी क्या आणविक द्रव्यमान है, दोनों क्या एक बराबर हो जाएगा। तो 28x बराबर 140, x बराबर 140 बटा 28। 28 एक बार में 28 दूना 14, एक बार कट जाएगा, 14 दूना 28, 2 पंच 10, मीन्स x का मान कितना हो गया, देखिए 5 हो गया। तो x का मान देखिए क्या निकल गया 5 हो गया। तो कहने में कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए क्या क्वेश्चन में कोई दम था क्या हमारे थ्योरी क्लास से नहीं मिल रहा है क्या। देखिए ना आप, एक भी क्वेश्चन जो है थ्योरी से अलग नहीं है, सब का सब क्वेश्चन हमारे नोटबुक से दिया हुआ है। जो बच्चे पढ़े थे ना पिछले साल, उस सब का बेड़ा पार हो गया समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, आणविक द्रव्यमान होता है 2 इंटू वाष्प दाब होता है। क्या होता है 2 इंटू वाष्प दाब होता है। जब वाष्प दाब दिया हुआ है तो आणविक द्रव्यमान आसानी से निकल जाएगा। और देखिए हम लोग निकाले भी कैसे निकला, जब आणविक द्रव्यमान निकल गया इस फॉर्मूला से, तो COX दिया हुआ इसका निकालिए आणविक द्रव्यमान और इसको हल किए, x का मान क्या आसानी से निकल गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दिया भी आंसर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया है एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है। देखिए क्या दिया है, तुल्यांकी भार क्या है 4 है।
कोई तत्व है और उस तत्व का तुल्यंकी भार जो देखिए दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ देखिए। इसके क्लोराइड का वाष्प दाब 59.25 है। तत्व की संयोजकता क्या होगी? तो देखिए क्या होता है, तुल्यंकी भार दिया कितना 4 दिया है ना। जब तुल्यंकी भार दिया 4 तो क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा आपका, और क्लोराइड का वाष्प दाब दिया है, क्योंकि कल जस्ट अभी बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, यदि वाष्प दाब दिया है तो कुछ नहीं करना, 2 से गुना कीजिए, क्या निकल जाएगा आपका? निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो कह सकते हैं क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान जो होगा, मोलर द्रव्यमान जो होगा क्या होगा? 2 इंटू वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब होगा। तो आप कह सकते हैं 2 इंटू 59.25। इसको हल कीजिएगा, ये देखिए हो जाएगा कितना आपका 2 पंच 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5, 10 18, 19 1, 1 10 10 11। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 119 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए नहीं समझे आप, 119.9 दूना 18, सॉरी 118.5 हो जाएगा। देख लीजिए, तो क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान तो निकल गया ना, नहीं निकल गया? क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान निकल गया। अब बोल रहा क्या है? संयोजकता निकालने के लिए। तो क्लोराइड के साथ कोई न कोई मेटल तो होगा, कोई न कोई तो एलिमेंट होगा, कोई न कोई तत्व तो होगा। मान लीजिए वो तत्व क्या है? M है। क्या मान लीजिए तत्व? M है। और इसके ऊपर चार्ज मान लेते क्या है? N है, N है। अब देखिए क्लोराइड बोल रहा है तो Cl माइनस होगा। देखिए दोस्त कैसे निकाले सीखिए आप, प्लीज आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए। जब वाष्प दाब दिया हुआ है, जब वाष्प दाब दिया हुआ है तो आप क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। देखिए निकल गया इतना आपका। कैसे निकालेंगे? 2 गुना वाष्प दाब कर दिए हम लोग। अब देखिए क्या कोई तत्व है जिसकी संयोजकता 4 है, कोई देखिए M दिया है, कोई तत्व पावर क्या है? N नहीं पता है, N दे दिए हम लोग, क्लोरीन पे -1। तो इसका क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बन जाएगा? MN नहीं होगा, MClN हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकलेगा हम लोग? तो हम लोग सिंपल बोलेंगे द्रव्यमान कितना? मास M प्लस N इंटू Cl। क्या बोलेंगे? N इंटू Cl। तो इसको लिख सकते देखिए क्या, M प्लस N तो नहीं दिया हुआ है N, और क्लोराइड का होता है 35.5, अब बराबर करेंगे 118.5। तो दिक्कत इसमें क्या? देखिए कैसे किए हम लोग वो सीखिए आप। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, M तो पता नहीं है, M जो है पता, लेकिन तुल्यंकी भार दिया कितना? 4 दिया है। तुल्यंकी भार अब क्या था पता है फॉर्मूला? तुल्यंकी भार होता है मोलर मास बटे आवेश। क्या होता है? मोलर मास बटा आवेश। तो हम मान लेते हैं तुल्यंकी भार क्या है? X है, XN है मान लेते हैं, अब प्लस 35.5 N अब बराबर 118.5 हो गया। तो इसको बोले X मीन्स क्या? 4N हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा? अब प्लस 35.5 N अब बराबर 118.5, तो 40.5 N बराबर हो जाएगा 118.5 N, सॉरी N नहीं होगा ये N, और N बराबर हो जाएगा क्या? 118.5 बटा 40 कितना हो जाएगा? 5। जब इसको आप काटिएगा तो 3 बार में देखिए कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए सवाल ये, जब सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए आपको। देखिए क्या सोच चाहिए?
कि सर एक्स एन बराबर है 4n कैसे करती है, एक्स एन बराबर 4n कैसे करती है। तो देखिए होता, देखिए क्या इसका एक फॉर्मूला देखिए होता है क्या, जब सीखिए इसको आप। देखिए तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर होता है द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है। अब तुल्यांकी भार 4 दिया है ना, दिया है। अब बराबर द्रव्यमान नहीं पता है x बटा यहाँ चार्ज n दिया हुआ है, तो x बराबर क्या होगा 4n हो जाएगा। देखिए दोस्त कैसे आया देख लीजिए। तो यही देखिए x है, यही से यहाँ पे क्या है 4 डाला हुआ, देख लीजिए कोई डाउट इसमें क्या, समझिए कैसे निकालिए। हम लोग देखिए कैसे निकाले, पहले देख लिए वाष्प दाब दिया हुआ है, वाष्प दाब से आप टोटल आणविक द्रव्यमान निकालिए। द्रव्यमान निकाले हुआ देखिए m पर चार्ज कोई तत्व है, चार्ज n दिया है, Cl माइनस है, जानिए रहे क्रिस क्रॉस मेथड से ये बन जाएगा। इसका द्रव्यमान निकालेंगे, कुछ ऐसा होगा, हल करेंगे। लेकिन सवाल ये था कि एक्स एन का मान 4n कैसे आ गया। उसके लिए आप जानिए तुल्यांकी भार बराबर होता है द्रव्यमान बटा चार्ज। चार्ज कितना है वही नहीं पता है, वही तो निकालना आपको है। तो मान लीजिए ना n, तो 4 बराबर x बटा n, x बराबर क्या है 4n, वैल्यू पुट किया निकल गया। आंसर कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। आइए देखिए आंसर कितना दिया हुआ है, देखिए 3n दिया हुआ। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दिया है, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ, क्या दिया हुआ है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, सूत्र दे दिया है। कितना दिया है CH2O दिया हुआ है। इसका घनत्व जो है 45 है, वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व जो है 45 है। तो सिंपल सी वाष्प घनत्व जब 45 है तो इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा ना, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 इंटू कितना वाष्प घनत्व, घनत्व हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 गुना 45 तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, देख लीजिए 90 हो जाएगा। और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये तो आणविक द्रव्यमान हो गया ना। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या हुआ देखिए C है, H2 है, ऑक्सीजन है। कार्बन देखिए कितना होता है 12 ग्राम, तो क्या लेंगे हम लोग 12 ग्राम। हाइड्रोजन दिया है 2 ग्राम, ऑक्सीजन दिया है 1, कितना हो जाएगा 16, तो 16 2 18, 18 12 30, मीन्स 30 ग्राम हो जाए। तो अब देखिए क्या होता है, एक वैल्यू होता है n, n बराबर होता है आणविक भार, आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान, मूलानुपाती द्रव्यमान। तो n बराबर होता है 90 बटा 30, तो कट जाएगा बचेगा 3, तो n बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो आप कह सकते हैं क्या, जब n बराबर 3 हुआ, आइए चलो मिटाते हम लोग हैं, देखते हैं इसको। जब n बराबर 3 हुआ तो कहेंगे CH2 क्या होता है, देखिए CH2O इंटू 3, तो कह सकते हैं C3H6O3। देखिए कहाँ दिया हुआ ये चीज, ये दिया डी नंबर C3H6O3, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए क्या आंसर दिया है, देखिए डी दिया है। तो देखिए दोस्त कैसे बन रहा है, और सीखिए कितना बेसिक से क्वेश्चन उठा रहा है, आप देख लीजिए।
आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये घटना है, फिनोमिना है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा घटना जो टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कौन सा घटना है जो टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायित्व है। तो प्रतिदीप्त होता है, आप जानते भी हैं। ये प्रतिदीप्त एक प्रकार की घटना है। जब कहीं आप फोकस मारते हैं स्क्रीन पर, जब आप टेलीविजन देखते हैं, ये समय क्या प्रतिदीप्त एक घटना है जिसका उत्तरदायित्व होता है। आइए देखिए आंसर क्या दिया आपका। देखिए प्रतिदीप्त दिया हुआ। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए कार्बन लिया गया, देखिए क्या कार्बन लिया गया, देखिए क्या 12, देखिए क्या कार्बन लिया गया क्या 12, कार्बन लिया गया 13 और कार्बन लिया गया 14। एक क्लोरीन लिया गया, देखिए कितना, एक क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन होगा। क्लोरीन लिया गया देखिए 35, 17, क्लोरीन लिया गया है 37, 17। देखिए ये 6 है, 6 है, 6। बताइए उदाहरण है किसका, समस्थानिक का, संभारिक का, समस्थानिक संभारिक का, क्रमशः संभारिक तथा समस्थानिक। देखिए संभारिक समस्थानिक आपको हम बताए थे। समस्थानिक वो होता है जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो देखिए परमाणु संख्या सबका एक समान है ना, द्रव्यमान संख्या देखिए क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो ये तीनों आपस में कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। देखिए परमाणु संख्या समान है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। तो ये दोनों आपस में, ये सब आपस समस्थानिक है, ये भी क्या है, समस्थानिक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, समस्थानिक ए नंबर हो जाएगा। आइए आंसर देखिए कौन दिया हुआ है। देखिए आंसर ए दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। इस परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे सौर तंत्र के समान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलम्बिक बल गणितीय रूप से समान होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सौर तंत्र में क्या होता है, याद कीजिए मास, जैसे ये था पहला, ये था दूसरा, इसका मास क्या है m1 है, इसका मास क्या है m2 है। ये दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है, ये दोनों बीच एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, और इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये तो बोलता है, न्यूटन लॉ भी बोलता है ना, न्यूटन लॉ इसको प्रूव करने का प्रयास किया था, वही बोल रहा है। जैसे मान लीजिए क्या, यदि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, इसके नाभिक में क्या है प्लस चार्ज है, यहां पे क्या है माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज। ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा आपको। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, इसका मास जी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। देखिए मिलता जुलता है ना, तो आंसर क्या देखिए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है
क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल जो है व्याख्या नहीं करता है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की। बात सही है, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, उन्होंने परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मीन्स इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना किस सब सेल में कितना है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बतलाता है। इसके बारे में बतलाता कौन है, बोर्स मॉडल बतलाता है। तो ये भी किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना नहीं बतलाया था, किसी परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बतलाया था। तो क्या विकल्प ए और डी दोनों हो जाए। आए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर दिया है सी नंबर। तो दोस्तों अब आपको ध्यान रखना होगा, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में सबसे पहले किसने दिया था? किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में सबसे पहले दिया था बोर्स मॉडल दिया था। बोर्स मॉडल के जस्ट पहले कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं बतलाया था। दूसरा, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या डिस्ट्रॉय होता था, परमाणु क्या है डिस्ट्रॉय होता था। कैसे डिस्ट्रॉय होता था? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पर मूव करती है, धीरे धीरे अपना वो एनर्जी को लॉस करती है, और एनर्जी को लॉस करते करते एक समय ऐसा आता है जो कहाँ गिर जाती है? नाभिक में गिर जाती है। जबकि हम जानते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रह सकता है। तो यहां देखिए क्या डिस्ट्रॉय हो गया ना, डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ अस्थायित्व को नहीं बतला पाता है कौन? रदरफोर्ड बतलाता है। तो इसके बारे में बतलाता है कौन? आपको बोर्स मॉडल बतलाता है। कौन बोलता है? बोर्स मॉडल बतलाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाइए। आइए नया क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। शुद्ध जल पीएच का मान क्या जानिए रहे हैं। जल एक क्या है, हम जानते भी हैं जल क्या है, एक न्यूट्रल पदार्थ। एक क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है जल एक ना अम्ल है। यदि पूछा जल क्या अम्ल है तो नहीं है, जल क्या क्षार है तो नहीं है। तो जल है क्या? ना जल क्षार है ना जल अम्ल है। तो जल में क्या है? दोनों में से कोई प्रॉपर्टी नहीं। आप कह सकते हैं जल एक क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। यदि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आंसर देखिए क्या दिया है? 7। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है जल के अलावा, क्या पूछेगा? जल के अलावा दो कोई यौगिक का नाम बताइए जो न्यूट्रल है। आप बोल सकते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? एक न्यूट्रल पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना होगा? आपका 7 होगा। इसके अलावा N2O ये भी एक क्या? न्यूट्रल है जिसका पीएच मान न्यूट्रल है। यदि न्यूट्रल है तो पीएच मान कितना होगा? 7 होगा आपका। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी विलियन का पीएच मान 3 है, पीएच मान दे दिया कितना? 3 दे दिया। देखिए विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो आप जानते भी हैं पीएच बराबर होता है माइनस सांद्रता ऑफ H प्लस आयन। ये होता है, तो सॉरी ये होता है माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। देखिए पीएच मान दिया 3 तो 3 रखेंगे बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन देंगे हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं लॉग H प्लस आयन बराबर -3 बोलेंगे। तो H प्लस आयन बराबर क्या होगा? 10⁻³ होता है। तो आंसर क्या होगा? 10⁻³ आंसर ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो देखिए दोस्तों आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर वही दिया है। तो कैसे निकाले ये सीखिए।
किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास किए। तो ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, इसी फॉर्मूला का हम उपयोग किए और ये निकालने का प्रयास किए और प्रोसेस देख लीजिए। आइए नया क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मैक्रोकॉस्किक लवण है। तो दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा, मैक्रोकॉस्किक लवण कौन है या कौन सा लवण किसका नाम है, तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो क्लियर दिया, निम्न में से कौन सा मैक्रोकॉस्मिक रबर है, तो इसमें से कौन होगा, मैक्रोकॉस्मिक रबर ये होगा। आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब क्या याद करने का तरीका क्या है तो वो अलग बात है, लेकिन याद इसको करना ही पड़ेगा। Na.NH4 का NH4.HPO। आइए देखिए आंसर क्या दिया, देखिए आंसर वही दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अयस्कों के सांद्रण के लिए, अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि उपयोग करते हैं, बात सही है, लेकिन किस एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। सिंपल अधिशोषण का उपयोग होता है, क्योंकि अधिशोषण में क्या होता है, अब अच्छे से पढ़े होंगे। अधिशोषण में होता है दोस्तों, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर धूलकण आके स्टिक कर गया, स्टिक मींस क्या, चिपक गया, तो धूलकण का अधिशोषण हो गया। क्या हो गया, धूलकण का अधिशोषण हो गया। जैसे हम क्या बोलेंगे, आप प्लास्टिक वाले टेबल पे लिखते हैं, देखिए धूलकण आती है और स्टिक कर जाती है, स्टिक में चिपक जाती है। तो आप कह सकते हैं धूलकण और प्लास्टिक का जो टेबल है उसके बीच अधिशोषण का प्रोसेस हो गया। वही बोल रहा है अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि जो करते हैं, निम्न में से किस एक व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं, तो अधिशोषण का करते हैं, क्योंकि शोषण तो होगा नहीं। शोषण क्या होता है, जो अंदर तक पहुंच जाता है, लेकिन जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह के ऊपर आके चिपक जाती है ना, उसको बोलते हैं अधिशोषण का प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोले, समझिए फिर से, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पर आकर चिपक जाती है, उसको बोलते हैं अधिशोषण प्रोसेस। तो फेन उत्प्लावन विधि में ऐसा ही कुछ होता है। तो आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर वही दिया है। तो दोस्तों आज हम लोग देखिए पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है इस साल, उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लगता है हमारे चैनल के माध्यम से आपका नॉलेज जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रही है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन क्लास कब होने वाला है। चलिए तब तक हम लोग रखते हैं, जय हिंद।